Hello everyone, welcome to the Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self-learners. My name is अंकित गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक की यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की, तो पूरा का जो पूरा मार्केट आपका यहाँ पर है वो डिमांड और सप्लाई पर ही आपका बेस्ड है। तो चलिए डिमांड को भी समझेंगे, सप्लाई को भी समझेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिमांड के साथ। सबसे पहले कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज डिमांड। तो बहुत ही आसान है, बचपन से लेकर आज तक आप अपने माता पिता से जो कुछ भी मांगते रहे हैं वो भी डिमांड ही है। जैसे कि मुझे ये खिलौना दिला दो, जैसे कि मुझे ये कपड़े दिला दो, जैसे कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, जैसे कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि मुझे वो चाहिए। तो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। तो जो मांग होती है वो आपकी वस्तुओं के लिए भी हो सकती है और सर्विसेज के लिए भी हो सकती है। आप ये भी मांग सकते हैं कि भाई मुझे ये खिलौने दिला दो, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। तो जब मांग वस्तुओं की हो तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो जाएंगी। सर्विसेज की डिमांड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो ये एक सर्विस है। That consumers are willing and able to buy at a particular price during a specific period of time. तो what is demand? डिमांड वो है अगर हम किसी चीज की मांग करते हैं, पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सर्विस की मांग करते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सर्विस को खरीदने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे कि मान लें कि मुझे ज़रूरत के लिए 2 किलोग्राम प्याज चाहिए, अनियंस चाहिए, 2 kg ऑफ अनियंस मुझे चाहिए, और 2 किलोग्राम अनियंस परचेज करने के लिए मैं 50 रुपये पे करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो 2 किलो अनियंस की ये जो डिमांड है, ये मांग आपकी यहाँ पर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ मैंगोज डिक्रीजेस। अब यहाँ पर डिमांड को भी समझिएगा जरा, ठीक है। डिमांड बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं कि मुझे आम खरीदने हैं और मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे करके आम खरीदना चाहता हूं। फिर मुझे पता चलता है कि जो मैंगो के जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो आम की कीमत है वो बाजार में गिर गई है। पहले आम 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे थे, अब आम 60 रुपए पर केजी बिक रहे हैं, यानी कि पर केजी ऑफ मैंगोज के प्राइस में 40 रुपये की गिरावट आई है। तो इससे क्या होगा, लोग और ज्यादा मैंगोज परचेज करना चाहेंगे। डिमांड तो हमने यहां पर डिस्कस कर ली कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस परचेज करना चाहते हैं। हाँ, मैं 100 किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम मैंगोज परचेज करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैंगोज की जो कीमतें हैं वो आपकी घट गई हैं, तो मैं थोड़े से और ज़्यादा मैंगोज भी परचेज कर सकता हूं, क्योंकि मैं 100 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं। और क्योंकि अब 100 रुपए में मुझे पहले से ज़्यादा मैंगोज मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो मैंगोज की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक इसके उलट, अगर यहाँ पर आम की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हो सकता है डिमांड कम हो जाए। हो सकता है मैं फिर 1 किलो आम ना सही आधा किलो आम ही परचेज करूं। तो बेसिकली डिमांड पर फर्क पड़ता है। अगर हम खरीदने वाली वस्तु या फिर सर्विस है, अगर उसका प्राइस घटता है और बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से जो डिमांड है वो भी आपकी घटती और बढ़ती है। डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, जब कीमतें गिरती हैं तो मांग बढ़ती है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग गिरती है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। आगे हम लोग इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की डिमांड हो सकती है। इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantity of the commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price during a given period of time। जैसे कि अगर हम मान के यहाँ पर चलें कि 2 किलोग्राम मैंगोज या 2 kg ऑफ दी मैंगोज की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, तो एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के लिए, अपने खाने के लिए 2 किलोग्राम आम खरीदने हैं, ये इसके लिए पर्याप्त है। अब एक व्यक्ति 20 किलोग्राम मैंगोज की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि 20 किलोग्राम मैंगोज वो खा नहीं पाएगा, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो हर चीज़ की एक पर्टिकुलर डिमांड होती है। जैसे कि अगर हमें नमक खरीदना है तो 1 किलोग्राम नमक हमारे लिए काफ़ी रहेगा, है ना। हम 10 किलोग्राम नमक या 20 किलोग्राम नमक नहीं खरीदेंगे या 100 किलोग्राम नमक नहीं खरीदेंगे। तो एक व्यक्ति को जितनी ज़रूरत होती है, जितनी उसकी डिजायर होती है, जितना उसका यूज होता है, वो डिमांड भी उसी हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम बात करें अक्षय डिमांड कर रहा है फॉर एप्पल इज द इंडिविजुअल डिमांड फॉर द एप्पल। अक्षय के द्वारा की गई मांग एप्पल्स के लिए इंडिविजुअल डिमांड है। अक्षय 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम एप्पल्स खरीदना चाहता है। ये अक्षय की डिमांड है, एक व्यक्ति की डिमांड है। इस तरीके से हो सकता है मैं भी 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम जो एप्पल्स है वो परचेज करना चाहूं, तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई डिमांड वो इंडिविजुअल डिमांड बनेगी। तो मार्केट डिमांड क्या है वो भी समझ लेते हैं। बट अक्षय इज नॉट द ओनली बायर ऑफ द एप्पल इन द मार्केट। अक्षय को एप्पल्स खरीदने हैं वो 1 किलोग्राम एप्पल्स खरीदना चाहता है, ये अक्षय की इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन क्या अक्षय अकेला बाजार में बायर है? क्या अक्षय के अलावा और कोई भी बाजार से एप्पल्स नहीं खरीदना चाहेगा? बिल्कुल खरीदना चाहेगा। सो देयर मे बी अदर पर्सन, यानी कि दूसरे लोग भी होंगे हु मे डिमांड एप्पल्स इन द मार्केट, जो मार्केट से एप्पल्स परचेज करना चाहेंगे। सो market demand for a good means the total quantity of the commodity that all the buyers of the good are willing to buy at a given price over a specific given period of time। अक्षय ने 1 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे, संजय ने 2 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे, विनोद ने 3 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे, ठीक है, मोहन ने 2 किलोग्राम एप्पल्स परचेज किए, सीमा ने 3 किलोग्राम एप्पल्स परचेज किए, ठीक है, राहत ने 2 किलोग्राम एप्पल्स परचेज किए, श्याम ने 3 किलोग्राम एप्पल्स परचेज किए। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तो बहुत सारे इंडिविजुअल लोग एप्पल्स खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट में जो एप्पल्स की टोटल डिमांड है, यानी कि मार्केट के सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि बाजार में उस पर्टिकुलर वस्तु को खरीदने वाले कितने लोग हैं और वे लोग उस वस्तु को कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, अगर उसे जोड़ लिया जाए तो हमें यह पता चला कि मार्केट में ये सभी लोग मिलकर 50 किलोग्राम एप्पल्स परचेज करना चाहते हैं। अक्षय अकेला 1 किलोग्राम एप्पल परचेज करना चाहता था और बाजार में जितने भी लोग हैं वो 50 किलोग्राम एप्पल्स परचेज करना चाहते हैं। तो अक्षय के द्वारा की गई 1 किलोग्राम एप्पल्स की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है और करीब 10 लोगों के द्वारा की गई 50 किलोग्राम एप्पल्स खरीदने की डिमांड ये एक मार्केट डिमांड है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए हैं कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क आपका यहाँ पर होता है। क्लियर है सभी को? देन से यस कि हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब देखिए, अगर अक्षय 1 किलोग्राम एप्पल्स परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अक्षय के द्वारा 1 किलोग्राम एप्पल्स खरीदने की डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं? तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर्स डिसीजन टू परचेज अ कमोडिटी आर आल्सो नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं कि उस वस्तु का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल अक्षय 100 किलोग्राम 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से एप्पल्स परचेज करना चाहता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर बाजार वो जाता है और उसे पता चलता है कि 100 की जगह एप्पल्स जो हैं वो 150 रुपये पर केजी बिक रहे हैं, तो यहां पर हो सकता है वो अपनी डिमांड कम कर दे या फिर हो सकता है वो एप्पल्स ना खरीदे। तो जो प्राइस होता है वस्तु का, कीमत होती है वस्तु की, उसकी वजह से डिमांड प्रभावित होती है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो हो सकता है हम कम क्वांटिटी में एप्पल्स परचेज करें या बिल्कुल भी एप्पल्स परचेज ना करें। और इसके जस्ट उलट अगर एप्पल्स 60 रुपये पर केजी बिकना शुरू हो जाएं, तो यहां पर क्या होगा कि इन फलों की डिमांड में सडन राइज आएगा, यानी कि ज्यादा लोग अब एप्पल्स परचेज करना चाहेंगे। खुद अक्षय हो सकता है 1 किलोग्राम की जगह 1.5 किलो एप्पल्स परचेज करना चाहे। तो यहां पर जो वस्तु का प्राइस होता है उसकी वजह से डिमांड पर प्रभाव पड़ता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर कोई रिलेटेड गुड है उससे रिलेटेड, अब एप्पल्स का तो कोई सब्सिट्यूट नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे हो सकता है कि जैसे ये शिमला एप्पल है, ये शिमला का एप्पल है और ये यूएस का एप्पल है, अमेरिका का एप्पल है। अमेरिका का एप्पल मिल रहा है 200 रुपये पर केजी, शिमला का एप्पल मिल रहा है 80 रुपये पर केजी। तो लोग
200 रुपए पर केजी। यूएस का जो एप्पल हमें मिल रहा है, वॉशिंगटन एप्पल जो हमें मिल रहा है वो 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो लोग हो सकता है क्योंकि ये महंगा है तो लोग हो सकता है कि इसको परचेज ना करें। ठीक है, तो जो आपका शिमला का एप्पल है, एप्पल तो वो भी है, तो ये आपका उसके मुकाबले काफी सस्ता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर उससे रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो अगर, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर रिलेटेड गुड्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा सब्सटीट्यूट गुड। तो सब्सटीट्यूट गुड मतलब कि एप्पल का ही जो सब्सटीट्यूट है, यूएस एप्पल की जगह आप शिमला एप्पल परचेज कर सकते हो। रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि उस वस्तु को बनाने से रिलेटेड जो सामग्री है उसका प्राइस। ठीक है, कई बार बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए दूसरा रॉ मटेरियल लगता है, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं अगर वो सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं तो उससे फाइनल प्राइस पर भी असर पड़ेगा उस कमोडिटी के। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये अगर ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से कमोडिटी का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इनकम ऑफ बायर ऑफ द कमोडिटी, हमें यह भी देखना होगा कि जो उस वस्तु को खरीदने वाला बायर है उसकी इनकम क्या है। अगर उसकी इनकम बढ़ गई है या उसकी इनकम अच्छी खासी है तो वो परचेज कर लेगा। अगर उसकी इनकम कम है या हाल ही में उसकी इनकम कम हो गई है तो हो सकता है वो आधी क्वांटिटी खरीदे या फिर उसकी डिमांड वो ना करे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर, तो देखो ऐसा होता ही है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाजार में जाते हो पिज्ज़ा खाने, तो पिज्ज़ा के टेस्ट और लोकेशन की प्रेफरेंस के हिसाब से आप महंगा पिज्ज़ा या सस्ता पिज्ज़ा खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपका टेस्ट कैसा है, आपकी प्रेफरेंसेस कैसी है, उस हिसाब से जो पिज्ज़ा के अलग अलग ब्रांड्स हैं उनकी डिमांड आपकी यहाँ पर घट सकती है या बढ़ सकती है। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को क्या कर सकती हैं, असर डाल सकती हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पर सेम है तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय इट्स यूजर। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। अगर बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है तो यहां पर प्राइस में और जो डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशन आपका यहां पर होता है। अगर कीमत बढ़ी तो डिमांड गिरेगी और अगर कीमत गिरी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि जस्ट ऑपोजिट रिलेशन आपका यहां पर होता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस रियल कमोडिटी के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है या ज्यादा है तो ऐसे में भी यहां पर फर्क पड़ता है। गुड्स विच कैन इजिली बी यूज इन प्लेस ऑफ वन एनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, जैसे कि आप चाय और कॉफी की बात करें। अगर मान लेते हैं कि कॉफी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई है तो जो लोग कॉफी खरीदना चाहते थे हो सकता है अब वो कॉफी ना खरीदें, और कॉफी के मुकाबले क्योंकि चाय जो है वो सस्ती है तो लोग कॉफी की जगह चाय खरीद सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि क्योंकि वो लोग कॉफी खरीदना चाहते थे लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड उसके मुकाबले सस्ती है तो इसकी वजह से कॉफी की डिमांड में क्या आ सकती है, गिरावट आ सकती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इसकी वजह से भी किसी भी पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस की बात करें सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ऐसी वस्तुएं जिन्हें साथ में यूज किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें साथ में यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जैसे कि अगर आपने कार खरीदी तो फिर आपको पेट्रोल भी परचेज करना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के तो आप कार चला नहीं सकते। तो अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल बहुत सस्ता है तो फिर लोग क्या करेंगे, कार ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उससे क्या होगा, उनका आना जाना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम है, पेट्रोल अगर सस्ता है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो कार की डिमांड घटेगी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक जो हमने डिस्कशन किया वो तो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट वर्क करने वाले फैक्टर्स थे कि इंडिविजुअल डिमांड, किसी व्यक्ति की डिमांड किसी पर्टिकुलर वस्तु को खरीदने की और ना खरीदने की अफेक्ट हो सकती है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से और प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। अब हम आगे बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था मार्केट डिमांड क्या होती है। अगर हम मार्केट में सभी इंडिविजुअल्स के द्वारा की गई डिमांड को जोड़ दें
मार्केट में केवल अक्षय ही थोड़ी है जो कार खरीदना चाहता है, अक्षय के अलावा 100 और लोग हैं जो बाजार में कार खरीदना चाहते हैं। तो सभी 100 लोगों के द्वारा की गई टोटल डिमांड बन जाएगी मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ द बायर्स इन द मार्केट, मतलब अगर उस देश की आबादी ज्यादा है, उस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, खरीदने वाले बायर्स ज्यादा हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन अगर बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, किसके पास कितनी इनकम है, किसके पास कितनी संपत्ति है, इससे भी तय होता है कि मार्केट डिमांड कहां पर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट के लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, यहाँ पर काफी वेल्दी और अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करते हैं बिहार स्टेट से, तो बिहार स्टेट में भी वेल्दी और अमीर लोग होंगे, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ेगी, लेकिन बिहार में मार्केट डिमांड उतनी नहीं है जितनी महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में है। अलग अलग सीजन और अलग अलग वेदर कंडीशंस की वजह से मार्केट डिमांड पर फर्क पड़ता है। गर्मियां आने पर या फिर समर सीजन में ऐसी वस्तुओं की मार्केट डिमांड बढ़ती है जो गर्मियों के लिए बेहतर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड, टी शर्ट्स की डिमांड, आइसक्रीम की डिमांड, है ना, ठंडी चीज़ें जो है उनकी डिमांड। लेकिन जैसे ही वेदर बदल जाता है, जैसे ही विंटर सीजन आता है, तो मार्केट डिमांड करने लगती है वुलन क्लॉथ्स की। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं मार्केट डिमांड को। तो अभी तक हमने पढ़ा और समझा कि डिमांड क्या है, हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे कहते हैं, हमने पढ़ा कि मार्केट डिमांड कैसे कहते हैं। अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें नहीं बदलती, ठीक है, सो द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, यानी कि किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। किसी भी वस्तु की डिमांड, किसी भी वस्तु की डिमांड और उस वस्तु के प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है अगर बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो अगर प्राइस कम होता है किसी वस्तु का, अगर कीमत गिरती है, तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो कीमत गिरी तो डिमांड बढ़ गई, उल्टा हुआ। कीमत बढ़ गई तो डिमांड गिर गई, ये उल्टा हुआ। तो डिमांड में और प्राइस में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। दूसरे शब्दों में डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस, किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, जब इसकी कीमत गिरती है। और जब इसकी मांग गिरती है, डिमांड गिरती है, तो इसका मतलब है कि उसका प्राइस आपका यहाँ पर बढ़ गया। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब सारी चीजें सेम हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर असर ना डाल रहा हो, वॉर जैसे हालात ना हो, सूखा जैसे हालात ना पड़े हो, मार्केट कंडीशंस आइडल हो, सब कुछ सही हो, ऐसी कंडीशन में डिमांड और प्राइस में क्या होता है? इनवर्सली रिलेशन आपका यहाँ पर होता है, ऑपोजिट रिलेशन आपका यहाँ पर होता है। इसको हम लोग इस डिमांड कर्व से भी हम लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो प्राइस देखिए, किसी कमोडिटी का प्राइस 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा है प्राइस। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, तो जब किसी वस्तु का प्राइस 1 रुपए था तो उसकी डिमांड 10 की थी, लेकिन उस वस्तु का प्राइस डबल हो गया तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। उसका प्राइस और बढ़ गया तो उसकी डिमांड और कम हो गई। प्राइस 4 गुना हो गया तो उसकी डिमांड आपकी यहाँ पर घटकर और कम रह गई। उसका प्राइस 1 से बढ़कर 5 हुआ तो उसकी डिमांड 10 से घटकर 2 हो गई। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ पर आप ग्राफ में अगर इसे प्लॉट करोगे तो निकल कर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 4, क्वांटिटी 6, क्वांटिटी 8, क्वांटिटी 10। 10 क्वांटिटी की डिमांड की गई। 10 क्वांटिटी की डिमांड तब की गई जब उस वस्तु का प्राइस 1 रुपए था। वस्तु का प्राइस 1 रुपए था, वस्तु का प्राइस 2 रुपए हो गया तो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर घटकर 8 हो गई। वस्तु का प्राइस 3 रुपए हो गया तो उसकी डिमांड घटकर 6 रुपए हो गई। वस्तु का प्राइस घट के 4 रुपए हो गया, सॉरी बढ़कर 4 रुपए हो गया तो उसकी डिमांड घटकर 4 रह गई। वस्तु का प्राइस बढ़कर 5 हो गया तो उसकी जो डिमांड है वो घटकर 2 रह गई। तो
तो इस तरीके से डिमांड का जो कर्व बनेगा वो आपका डाउनवर्ड होगा। ये डिमांड कर्व आपका यहाँ पर बनाना, ये बन गया आपका डिमांड कर्व, डिमांड कर्व या डिमांड वक्र। तो ये जो होता है लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है। लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व आपका यहाँ पर होता है वो डाउनवर्ड होता है। ऑफ डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये सीधा बन सकता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व होता है वो कैसे बनता है, या फिर आपको यहाँ पर ये कर्व बनाकर आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड कर्व है। तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए, अच्छा, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं जो उसको फॉलो नहीं करते, यानी कि गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं? गिफिन गुड्स अब स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये कुछ ऐसी थोड़ा सा लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं, लो क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। These goods an increase in price leads to an increase in the quantity demanded। अगर इन वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या पढ़ा? हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ये पढ़ा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, लेकिन यहां पर अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अगर इसकी कीमत घटती है तो इसकी डिमांड भी क्या होती है? घट जाती है। समझते हैं। गिफिन गुड्स ऑलवेज अ इंफीरियर गुड, ये थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की या लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। मीनिंग दैट एज अ कंज्यूमर्स इनकम राइज दे बाय लेस फॉर इट। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो इसे कम खरीदना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका ब्रेड, राइस और पोटैटोज हो जाएंगे। ब्रेड, राइस और पोटैटोज ये स्टेपल फूड्स हो जाएंगे। वेरी पुअर पॉपुलेशन, अमंग दी वेरी पुअर पॉपुलेशन, तो जो गरीब लोग होते हैं तो उनकी इनकम बहुत कम होती है, तो पेट भरने के लिए वो क्या है? चावल खाते हैं। चावल के साथ कोई सब्जी ले ली या कुछ और ले लिया और पेट भर लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उनकी इनकम बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे? चावल कम खाएंगे। चावल के साथ साथ वो रोटियां ले सकते हैं। ठीक है, केवल चावल नहीं खाएंगे, रोटियां भी ले सकते हैं। वो हो सकता है थोड़ा सा नॉनवेज आइटम भी ऐड कर लें, चिकन वगैरह या मीट वगैरह भी ऐड कर लें उसमें। वो हो सकता है एग्स को भी ऐड कर लें। वो हो सकता है पनीर भी खा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, पनीर हो, नॉनवेज हो, एग्स हो, वो राइस के मुकाबले थोड़ी महंगी चीज़ है। तो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वो राइस कम खाना शुरू कर देंगे। राइस सस्ते हैं, राइस की जो कीमतें हैं अभी उतनी ही हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है तो उन्होंने क्या किया? उसके मुकाबले महंगी चीजें खाना शुरू कर दिया। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर उनकी इनकम कम होती जाएगी कम होती जाएगी तो इनकम बहुत कम होने पर वो महंगे और लग्जरी आइटम्स नहीं खा सकते, हेल्दी चीजें नहीं खा सकते, तो वो क्या करेंगे? अपने खाने में राइस और बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि राइस अभी भी काफी सस्ता है। तो अगर उन्हें अपना पेट भरना है तो वो राइस और पोटैटोज भर के ही या ये चीजें खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। जैसे कि कुछ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो पोटैटोज होते हैं, आलू, आलू और जो आपका आलू होता है बेसिकली वो उनके स्टेपल डाइट का हिस्सा होता है। तो जिन लोगों के पास कम पैसे होते हैं वो अपना आलू खा के पेट भर लेते हैं। लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो वो आलू की क्वांटिटी कम कर देते हैं और उसकी जगह मीट क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मीट महंगा है आलू के मुकाबले, ठीक है, लेकिन पेट भरना है, लेकिन अब पैसा आ गया है तो वो क्या करेंगे कि आलू कम खरीदेंगे, मीट ज्यादा खरीदेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर पॉइंट क्लियर है। तो जो गिफिन गुड्स होती हैं वो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को आपका फॉलो नहीं करती। कुछ और चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, जैसे कि कुछ स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स, जिससे आपका स्टेटस, आपकी अमीरियत झलके, आप दूसरों को अपना एक तरीके से दिखाएं कि आप कितने अमीर हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेटस सिंबल होती हैं, जैसे कि डायमंड जितना महंगा होता है उसकी डिमांड उतनी ही होती है ना। सोना हो गया, ज्वेलरी हो गया, जैसे जैसे सोना महंगा होता जाता है लोग और सोना खरीदते हैं कि भविष्य में सोना महंगा होगा तो उन्हें फायदा होगा। स्टेटस सिंबल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस सिंबल गुड्स में बेसिकली क्या होता है? अगर बहुत सस्ती चीज़ है तो वो आपका स्टेटस थोड़ी बढ़ाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड की जगह लोहा क्यों नहीं खरीद लेते? पीतल क्यों नहीं खरीद लेते?
क्योंकि लोहा और पीतल आपका स्टेटस नहीं बढ़ाएगा। हायर प्राइस, किसी भी स्टेटस सिंबल गुड का अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी काफी हाई होती है। जैसे कि लैम्बोर्गिनी कार की बात कर ले, लैम्बोर्गिनी कार काफी महंगी है तो डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप लैम्बोर्गिनी कार लेकर सड़क पर उतरेंगे तो लोग आपकी कार को देखेंगे, आपके स्टेटस को देखेंगे। ऐसी सी चीजें अगर सस्ती होती हैं तो लोग इन्हें नहीं खरीदते, क्योंकि सस्ती चीजें उनके स्टेटस को खराब करेंगी। अब कोई अमीर व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो में निकले तो क्या आप उसे अमीर मानोगे? नहीं, वो आपके स्टेटस को सूट नहीं करेगा। नॉर्मली आदमी अगर टाटा नैनो में जाने वाला व्यक्ति होगा तो उसे ये थोड़ी कहेगा कि वो अमीर व्यक्ति ही जा रहा होगा। जब वो लैम्बोर्गिनी लेके जाएगा तो ही आप कहोगे ना कि वो अमीर है। तो बेसिकली क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो अपना स्टेटस ऊंचा रखना चाहते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, वो ऐसी महंगी चीजें खरीदते हैं। और क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी होती हैं इसलिए इनकी डिमांड होती है। अगर ये चीजें सस्ती हो जाएंगी ना तो फिर इनकी डिमांड भी नहीं रहेगी। डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, लैम्बोर्गिनी या फिर जो महंगी कारें, ब्रांडेड कारें होती हैं, ठीक है, तो ये सब आपके स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। तो दाम बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती ही है। और अगर इनकी कीमतें गिरने लग जाएंगी तो फिर ये महंगी चीज़ें महंगे लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब ये सस्ती हो गई हैं। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड को क्या है, फॉलो नहीं करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं, जिन्हें हमें खरीदना ही होता है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हमें दवाई खरीदनी है। अब दवाई महंगी है या सस्ती उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने जो दवाई आपको लिख कर दी है आप उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मेडिसिन चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, अगर आपको ठीक होना है तो वो मेडिसिन खरीदनी ही होगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई मैं दवाइयाँ सस्ती होगी तो आप वो खरीदना शुरू कर दोगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। नमक हो गया, नमक इंसान एक दिन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतना ही लेता है। नमक अगर बहुत सस्ता हो जाएगा तो आप ज़्यादा नमक खाना शुरू नहीं करोगे। नमक अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो भी आप कम नमक नहीं खा सकते। नमक आपको जितनी ज़रूरत है उतना खाना ही खाना है। तो ऐसी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपके यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि आपको उसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है वो तो आपको खरीदनी ही पड़ती है। नमक बिना तो आप खाना नहीं खा सकते। बीमारी में बिना मेडिसिन के इलाज नहीं हो सकता। तो नेसेसिटीज की गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड आपके यहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, कुछ और चीजें भी हैं जो आप लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, जैसे कि गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्केर्स। मतलब अगर हमें ये लगता है कि कोई पर्टिकुलर वस्तु भविष्य में इसकी सप्लाई कम हो सकती है या भविष्य में ये वस्तु मिलना कम हो सकती है तो हम इसे और खरीदना शुरू करेंगे। When the buyers expect a scarcity of a particular good in the future, they start buying more and more for that good even if the price are rising। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जो अनियन है, अनियन की कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी, तो लोग अनियन की काला बाजारी करना शुरू कर देते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर अनियन खरीदना शुरू कर देते हैं। अनियन अभी 60 रुपए पर केजी था, लेकिन फिर बाजार में पता चला कि अब अनियन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब अनियन जो है वो आपका 80 रुपए पर केजी हो जाएगा। अनियन फिर आपका 100 रुपए पर केजी होगा और आगे तो अनियन की कीमतें 200 रुपए पर केजी होने वाली हैं। तो मोस्टली ऐसी वस्तुएं लोग फिर ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं कि भविष्य में उनको उसकी ज़रूरत तो है और वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो प्याज वगैरह भी 1-1.5 महीना चल जाता है। अगर आप इसे ठीक तरीके से स्टोर करते हैं तो लोग ज़्यादा प्याज खरीदते हैं, क्योंकि अभी प्याज उन्हें महंगी कीमत पर मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो आपको और महंगी कीमत पे मिलेगा। जैसे कि अगर बाजार में अफवाह उड़ जाए कि जो नमक है वो महंगा होने वाला है, नमक की कीमतें 2 गुनी 3 गुनी होने वाली हैं जल्द ही, क्योंकि बाजार में नमक की सप्लाई कम हो गई है और नमक तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। तो आप नमक को स्टोर करना शुरू कर दोगे क्योंकि नमक तो खराब नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें कब होती हैं? जब वॉर जैसे हालात होते हैं, सूखा जैसे हालात होते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में आप देखिए जो मास्क थे, चेहरे पर लगाने वाले मास्क की जो सप्लाई थी वो शॉर्ट हो गई थी, मतलब कमी पड़ गई थी। तो लोग महंगे मास्क बेच रहे थे, तो लोग पहले से ज़्यादा मास्क खरीदने लग गए थे कि भविष्य में पता नहीं मास्क मिले या ना मिले, एक पूरा पैकेट खरीद के रख लेता हूँ, है ना। पीपल टेंड टू बाय मोर ऑफ सम गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस ड्यू टू द फियर ऑफ दिस देयर स्केर्सिटी इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ें भी डिमांड ऑफ लॉ को फॉलो आपका यहाँ पर नहीं करती। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमने देखा डिमांड क्या होती है, हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, हमने देखा मार्केट डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। फिर हमने देखा ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। आगे हम बात करेंगे सप्लाई की। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं
तो सामने से उस चीज की सप्लाई भी तो हो रही होगी। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई को समझने के लिए आपको सेलर बनना पड़ेगा कि आप कोई चीज सेल करते हैं। तो आप क्या हैं? आप एक सेलर हैं, आप कोई चीज बेचते हैं और आपकी फैक्ट्री में बनती है, मान लेते हैं आपकी फैक्ट्री में कोई पर्टिकुलर वस्तु आपकी यहां पर बनती है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप एक फार्मर हैं, आप क्या हैं? आप एक किसान हैं, आपके खेतों में प्याज उगाया जाता है, आपके खेतों में अनियंस यानी कि प्याज आपके यहाँ पर उगाए जाते हैं, अनियंस आप प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, आप एक सेलर हैं। सो इफ द प्राइस ऑफ अनियंस राइजेस फ्रॉम 20 रुपी पर केजी टू 40 किलोग्राम पर केजी, फार्मर्स विल सप्लाई मोर अनियंस टू द मार्केट। डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है कि अगर आप जो चीज बेचते हैं, अगर आप जो चीज बेचते हैं, अगर मार्केट में उसका प्राइस कम है, अगर मार्केट में उसका प्राइस कम है तो आप उसकी कम सप्लाई करने का कोशिश करोगे, क्योंकि कम प्राइस पर आपको मुनाफा भी कम होगा, ठीक है। तो आप उसकी सप्लाई कम करने की कोशिश करोगे ताकि डिमांड बढ़े। तो जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से क्या होता है? कीमत बढ़ती है। और जब अगर उसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो आप ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हो। तो दिस इज एज द प्राइस इंक्रीज, तो जैसे कीमतें बढ़ती हैं सप्लाई भी बढ़ती है, अगर कीमतें गिरती हैं तो सप्लाई भी गिरती है। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड में क्या था कि अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। यहां पर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई और बढ़ जाएगी, मुनाफा के लिए, मुनाफे के लिए। सप्लाई बट द एक्चुअल सेल ऑफ कमोडिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सप्लाई। समझिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक किसान है जो कि अनाज उगाता है, मतलब वीट यानी कि गेहूं उगाता है, और वो चाहता है कि वो गेहूं बेचे। 50 क्विंटल गेहूं वो बेचना चाहता है 50 किलोग्राम के हिसाब से। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 50 क्विंटल ऑफ वीट वो बेचना चाहता है पर केजी 15 रुपए के दाम से। लेकिन मार्केट में बट ही इज एबल टू सेल ओनली 30 क्वांटिटी एट दिस प्राइस। लेकिन वो चाहता है, उसके पास है तो 50 क्विंटल ऑफ वीट, उसके पास है कितना? 50 क्विंटल वीट है, तो वो उसमें से 30 क्विंटल वीट बेचना चाहता है 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो दिस केस द सप्लाई ऑफ व्हीट इज 50 क्विंटल्स बट द एक्चुअल सेल इज 30 क्विंटल्स। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि बाजार में जो चीज आप बेचने वाले हो या बेचने जा रहे हो, बाजार में उस चीज की आपको कम कीमत मिल रही है, तो आप पूरा सामान उतनी कीमत पे नहीं बेचोगे। आपको उम्मीद होगी कि भविष्य में प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर भविष्य में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी को बढ़ी हुई कीमत पर बेचूंगा। तो भले ही वीट की सप्लाई 50 क्विंटल है, लेकिन किसान ने केवल 30 क्विंटल गेहूं ही बेचा 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। आगे चल के अगर गेहूं की कीमत मार्केट में 20 रुपए पर केजी उसको मिलने लगी तो रिमेनिंग जो 20 क्विंटल है वो तब बेचेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस वक्त पर 30 क्विंटल ही सप्लाई हुई 50 की जगह। तो मैंने कहा कि यहां पर एक्चुअल सेल मतलब एक्चुअल सप्लाई और सप्लाई में फर्क होता है। सप्लाई तो है आपकी 50 क्विंटल, लेकिन एक्चुअल सप्लाई हुई आपकी 30 ही क्विंटल। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। लॉ ऑफ सप्लाई को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई depicts the relationship between the price and quantity supplied of a commodity when all other determinants of supply remain constant। अगर सप्लाई से रिलेटेड बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई हमें डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस। ये हमें कीमतें और मात्रा के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। इस लॉ का कहना है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना? क्लियर है? लेकिन यहां पर प्राइस में और क्वांटिटी में
डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी हम सप्लाई की बढ़ा देंगे, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी की सप्लाई भी हम घटा देंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर बाकी सारी चीजें सेम हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो इट मींस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस व्हेन द डिक्रीज इन प्राइस। तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है जब मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाती है, और किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है वो घट जाती है अगर, तो उससे उसकी सप्लाई भी क्या होती है, घट जाती है। अब यहां पर इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई को भी समझेंगे, जैसा कि हमने डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को समझा था। तो इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग टू सेल। अब कोई एक फर्म है, एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक छोटी सी फर्म है, जहां पर क्या बनते हैं, कोई खिलौना बनता है, कोई टॉय बनता है। अगर एक छोटी सी क्या है, टॉय फैक्ट्री है, एक छोटी सी क्या है, टॉय फैक्ट्री है, वहां पर काफी सारे टॉयज बनते हैं, काफी सारे टॉयज बनते हैं। तो यहां पर विच, तो कमोडिटी, तो उस इंडिविजुअल फर्म के द्वारा कमोडिटी, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, मार्केट में ऐसे 10,000 खिलौने बेचना चाहते हैं, तो उनके पास जो सप्लाई है वो 10,000 खिलौनों की है। तो एक इंडिविजुअल फर्म खिलौने बेचना चाहती है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो हर खिलौने को 100 रुपए में बेचना चाहते हैं। इट इज रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। तो इस इंडिविजुअल फर्म के पास 10,000 खिलौने बेचने की सप्लाई है। अगर मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा मार्केट में कोई भी दुकानदार अगर उनके 10,000 खिलौने परचेज करना चाहता है, या दूसरी कंपनी 10,000 खिलौने परचेज करना चाहती है 100 रुपए की कीमत पर, तो वो 10,000 खिलौने 100 रुपए की कीमत पर बेचने को तैयार है। अब टॉय फैक्ट्री जो है या टॉय मार्केट जो है इंडिया में, कोई एक कंपनी तो है नहीं जो टॉयज बनाती है। मान लेते हैं इंडिया में टॉय बनाने वाली 100 कंपनियां हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया में टॉयज बनाने वाली 100 कंपनियां हैं, और हर कंपनी 5,000 खिलौने सप्लाई करना चाहती है अगले 10 दिन में। तो अगले 10 दिन में मार्केट में टोटल 5 लाख खिलौनों की सप्लाई आ सकती है। अगर ये 5 लाख खिलौने खरीद लिए गए उस प्राइस पर जिस प्राइस पर ये लोग खिलौने बेचना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि मार्केट में 100 कंपनियां हैं जो टॉयज बेचती हैं, टॉय बनाती हैं, और ये कंपनियां क्या करने वाली हैं, ये कंपनियां अगर इन सभी 100 कंपनियों के द्वारा देखें तो हर कंपनी 5,000 खिलौने सप्लाई करना चाहती है। अगर मार्केट में उन्हें 100 रुपए में खरीदा जाए तो ऐसे में हम कहेंगे कि अगले 10 दिनों में बाजार में 5 लाख खिलौनों की सप्लाई आ सकती है। तो ये जो 5 लाख खिलौनों की सप्लाई है ये है मार्केट सप्लाई। टॉय मार्केट की सप्लाई कितनी है, 5 लाख खिलौने, और टॉय मार्केट की इंडिविजुअल सप्लाई कितनी है, तो एक फर्म के द्वारा 10,000 खिलौने सप्लाई किए जा रहे हैं, ये इंडिविजुअल सप्लाई है। तो मार्केट सप्लाई इज कलेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑल दी फर्म्स इन द मार्केट ऑफ द कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सभी टॉयज फर्म्स के द्वारा बेचे जाने वाले खिलौनों की टोटल सप्लाई बनी मार्केट सप्लाई, और एक फर्म के द्वारा बेचे जाने वाले खिलौनों की टोटल सप्लाई बनी इंडिविजुअल सप्लाई। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा और समझा डिमांड, सप्लाई के बारे में, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड कैसे कहते हैं, मार्केट डिमांड कैसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा और समझा कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को फिर हमने समझा। फिर हमने ये भी देखा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। फिर हमने सप्लाई को डिस्कस किया, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई को भी हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें गिरेंगी तो सप्लाई गिरेगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स
रिलेशनशिप होता है। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगी, और अगर कीमतें घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगी। फिर हमने और भी कुछ चीजों को देखा। फिर हमने यहाँ पर देखा मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। सो आई होप कि डिमांड एंड सप्लाई का ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक का एक और एक्सटेंशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इसको पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉ ऑफ इलास्टिसिटी होगा।